जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उमर ख़याम और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है KHM ग्रुप एंड शलान एंड GL के CEO जनाब खालिद नवाज साहब। तो आज इनसे हमने इनका कीमती टाइम दिया और इनसे हम आज गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि इनका जो सफ़र था वो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच उमर ख़याम फॉर विजिटिंग अस। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी खालिद साहब, मुझे ये बताइएगा KHM ग्रुप और बेसिकली जो है वो है क्या? KHM ग्रुप एक्चुअली सर्विसेज का ग्रुप है, सर्विसेज की कंपनीज है। वी हैव 9 कंपनीज इन KHM ग्रुप। मेजरली इन पाकिस्तान जो 4 कंपनीज काम कर रही हैं उनमें रिक्रूटमेंट का है। शालान एंड GL जो है वो बेसिकली रिक्रूटमेंट, ओवरसीज रिक्रूटमेंट पे काम कर रही है। उसके बाद KHM कंसल्टेंसी जो है वो स्टूडेंट को स्टडी अब्रॉड के हवाले से काम कर रहे हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स ट्रेनिंग्स के नाम से जो है वो टैक्स के ऊपर हम टैक्स पढ़ाते हैं, एक्चुअली प्रोफेशनल्स को इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स पढ़ाते हैं। और उसके बाद KHM ट्रैवल्स है, वो ट्रैवल एंड टूरिज्म पे काम कर रही है। इसके अलावा हमारी कंपनीज दो और भी हैं लेकिन वो नॉन प्रॉफिटेबल हैं, जैसे कि KHM लॉ एसोसिएट्स हैं, वो उनके लिए है जो भी पाकिस्तान के कोई भी गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं करते, मतलब जो लॉयर फीसेज और मुख्तलिफ चीज़ों मुख्तलिफ लॉ के इश्यूज़ में आके पिसते रहते हैं, वो उनके लिए प्रोवाइड करते हैं कि हम कोई भी गरीब आदमी है तो उसको फ्री में लॉ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक KHM खुशहाल जवान के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, वो भी नॉन प्रॉफिट है। अच्छा खालिद साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, आप ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा जो आपका ग्रुप है। अब मैं इसमें से एक पॉइंट पे आता हूँ, शलान एंड GL और नौजवान, बेरोजगार नौजवान, ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ ओवरसीज़ के हवाले से बताइए। जी उमर ख़याम, एक्चुअली आई वाज अ बैंकर। तो एक दिन मैं अपने किसी दोस्त के साथ एक रिक्रूटमेंट एजेंसी पे उसकी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गया। तो मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें नोट की कि वो कोई वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ था, वो लोग अरबिक थे और वो इंग्लिश में बात करते थे, डोंट नो अबाउट उर्दू और पंजाबी। और वहाँ पे जो होस्ट थे वो उनको इंग्लिश नहीं आती थी। दूसरा असल चीज़ इंग्लिश या उर्दू का मैटर नहीं था, उससे ज़्यादा ये था कि ऑर्गेनाइज नहीं था। मतलब लोग भी थे, इंटरव्यू देने वाले भी थे, इंटरव्यू लेने वाले भी थे, लेकिन चीज़ें जो थी वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी वहाँ पे। तो बस मुझे वो उस वक्त उनके साथ मैं कोऑर्डिनेशन करने लग गया और वहीं पे मेरा मतलब ये ख्याल क्लिक किया कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें आप बहुत सारे लोगों को मतलब उनके लिए काम कर सकते हैं। अपने लिए तो करते ही है, हर बंदा करता है, लेकिन आप अपने साथ साथ किसी और के लिए भी कुछ कर सकते हैं, इस कौम के लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं। तो ऑन द स्पॉट मैंने डिसाइड किया कि इसको ज़्यादा अच्छे और प्रोफेशनल अंदाज से करना है और बेहतर तरीके से करना है। और वेरी नेक्स्ट डे आई रिज़ाइन फ्रॉम बैंक और मैं इस फील्ड में आ गया और इट्स ऑलमोस्ट 12 years नाउ। अच्छा करके तो उसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आई, मुश्किलात तो हर जगह पे हर काम में आती हैं, उसी तरह इसमें भी हैं। लेकिन ये चूँकि एक बाकायदा एक पर्पस के लिए मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था, इस बिज़नेस में स्टार्ट लिया था पर्पसफुली कि मैंने अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्राइंग एंड वी आर डूइंग बेस्ट। अच्छा मुझे सर ये बताइएगा, शॉर्ट कर लेता हूँ कि शलान एंड GL जो है वो तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए जो रोजगार फराहम कर रहा है, क्या पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है, जो पाकिस्तान में बेरोजगारी है, उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं? जी ओवरसीज पाकिस्तानी की तो ये बेसिकली तो पाकिस्तानी जो बेरोजगार हैं उनको ही हम रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिस वजह से हमें ओवरसीज को देखना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी के बिहाफ पर ही हमने ये सफ़र का स्टार्ट किया और अभी तक हम 15,000 प्लस पाकिस्तानी जो हैं उनको वहाँ पे बाहर भिजवा चुके हैं और ये सफ़र इंशाल्लाह जारी रहेगा। और पाकिस्तान के अंदर भी हम काफ़ी कर रहे हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स तो हमारे अपने लिए भी हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम स्टार्ट करते रहते हैं और कर रहे हैं। तो उसमें आए दिन इजाफा करते हैं ताकि जितने लोगों को ज़्यादा अकोमोडेट कर सकें, जॉब दे सकें। और इसके अलावा भी बाकायदा फुल टाइम पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी हम लोग, हमारी टीम वर्किंग कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोकल जॉब्स के लिए भी काम ठीक है। अच्छा सर, आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जो तालीम से बेहतर है कि जो नौजवान है वो हुनर को सीखें, तो सर ऐसा क्यों? एक्चुअली आप देखते हैं कि बात तो समझने की ज़रूरत है।
आप देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो सबसे ज्यादा बेरोजगार जवान हैं उनमें ज्यादा तादाद आपको मिलेगी तो ग्रेजुएट और मास्टर्स की मिलेगी। मतलब डिग्री तो है उनके पास, तो लेकिन उनके पास किसी किस्म की कोई एक्सपर्टी नहीं है, वो काबिलियत नहीं है उनकी। वो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक सिस्टम ही ऐसा है जिसमें ज़्यादा वो सिंपल और सादा लफ्ज़ों में और वर्टलाइजेशन वाला सिस्टम है, तो उससे हमारे बच्चे डिग्री तो ले लेते हैं, वो एफर्ट्स भी करते हैं, लेकिन उनमें किसी भी किस्म का कोई ऑफिशियल काम करने के हवाले से, कोई ऑफिस वर्क करने के हवाले से या कोई पर्सनल स्किल्स के हवाले से उनमें बहुत कमी होती है। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा कुछ हो कि डिग्री के साथ साथ हुनर भी हो, जैसे कि फॉरेन में हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स को देख रहे हैं हम, हमारे पास 300 प्लस यूनिवर्सिटीज़ जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारे पैनल पे हैं, जिनमें हम बच्चों के एडमिशन करवा रहे हैं, उनको भिजवा रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक बच्चा जो अभी देखते हैं कि ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने के बाद बेरोजगार है, तो उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि वो स्किलफुल नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम उनको स्किलफुल करें। इसके लिए नैपटेक, टैवटा, गवर्नमेंट बॉडीज तो हैं, लेकिन जितना वो काम कर रही हैं मैं उनको तारीफ ही करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो इससे ज़्यादा करें। उनकी कैपेसिटी इससे बहुत ज़्यादा है और उन्हें उससे ज़्यादा ही करना चाहिए। उनके पास पूरा स्ट्रक्चर है, इतने बड़े फंड्स हैं, इतनी बड़ी उनके पास जो फैसिलिटी है, सेटअप्स हैं, लेकिन जिस लेवल पे उनका काम होना चाहिए उस लेवल पे नहीं है। वो एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को चाहिए या उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको चाहिए कि वो प्रैक्टिकली उनमें इजाफा करें कि जो नेपटेक से या वहाँ से निकले बच्चा, तो उसके बाद वो किसी जॉब में, किसी इंटरव्यू में वो फेल ना हो, बल्कि वो रिकमेंडेड हो। ठीक। अच्छा खालिद साहब, जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो मेरे जो सहाफ़ी भाई थे उन्होंने कहा था कि खालिद साहब उनसे लाजमी सवाल करिएगा, क्या जो मीडिया के लड़के हैं पढ़ लिख के जो काम करें ये भी एक हुनर ही है? जी बिल्कुल, मीडिया ये तो डेफिनेटली एक स्किल है। मतलब कोई भी ग्रेजुएट या मास्टर्स या इवन एमफिल भी किया हुआ है या एमएस किया हुआ है, तो वो एक डिफरेंट है। वो आपकी तरह नहीं ना सोच सकता है ना कुछ, क्योंकि एक स्पेसिफिक एजुकेशन है। तो इसमें जितने भी एक्सपर्टीज हैं वो आम आदमी का काम नहीं है। सो डेफिनेटली इट्स अ स्किल। सर ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिन लोगों के वीज़े नहीं आते हैं, ठीक है, उन्होंने वेट किया 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वीज़े नहीं आए, उन्होंने एडवांस जमा करवा दिया और फिर भी उनका वीज़ा नहीं आया, क्या उनकी जो डिडक्शन होती है या पूरी पेमेंट उनको एडवांस की दी जाती है? जी हमारा एक प्रोसीजर है और बड़ा ओपन और मतलब क्लियर पॉलिसी है। वो ये है कि हम वीज़ा इश्यूस एक्चुअली जो यूएई है उसमें क्या होता है कि वीज़ा इश्यूज पे तो जस्ट नॉर्मल 4 to 5 वर्किंग डे का प्रोसेस है। 1 वीक का कर लें, 10 डेज का कर लें, इससे ज़्यादा नहीं है। बट डिपेंड करता है कि कंपनीज, जब जो भी कंपनी हायर करती है या जिन कंपनीज के लिए भी हम हायर करते हैं, तो उसमें ये प्रोजेक्ट से पहले बिफोर मतलब वो स्टार्ट कर देते हैं मैन पावर को कंप्लीट करना। बाज़ दफ़ा उनमें कोई लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से इश्यूज आ जाते हैं, कोई इमिग्रेशन की तरफ से इश्यूज आ जाते हैं, कोई कंपनी की तरफ से इश्यूज आ जाते हैं, तो इट टेक्स टाइम। और हर एक की अपनी प्रेफरेंस है, क्योंकि जिस कंपनी ने भी ओवरसीज में जब बंदे को हायर करके लेके जाना है, वीज़ा प्रोसेस इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक आम आदमी के इस वक्त जैसे दिरहम जो है वो 51 पे चला गया हुआ है, तो एक आदमी एक वीज़ा के ऊपर जो कंपनी का एक्सपेंस आता है वो ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब है। तो जिस कंपनी ने 500 बंदा करना है तो वो उसके लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट है। तो डिफरेंट रीजंस होती हैं जिसमें डिले भी होता है, प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो हमारा इसी वजह से हमारा पॉलिसी ये है कि हम कोई भी लड़का जो इंटरव्यू देता है या लड़की इंटरव्यू देती है, तो हम उनको 4 मंथ का टाइम देते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग का, और साथ में मैंडेटरी रखते हैं कि वो बाज़ दफ़ा 10 दिन में हो जाता है, 2 दिन में भी हो जाता है। बहुत इमरजेंसी कुछ इमिग्रेशन कंपनीज जो हैं, जो कि ज़्यादा हमारे क्लाइंट गवर्नमेंट है, तो उसका वीज़ा प्रोसेस बहुत शॉर्ट है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है डिफरेंट रीजंस की वजह से। तो उसमें डिडक्शन वगैरह जो भी अपफ्रंट लिया जाता है वो भी हम सिर्फ उनसे लेते हैं जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि कल को वीज़ा इशू हो जाए तो वो मतलब ना जाना चाहें तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हमारे ऊपर उसकी पेनल्टी आ जाती है। तो इस वजह से वो करते हैं। बाकी उसमें जब भी ओपन पॉलिसी है कि एवरी फ्राइडे वी आर ओपन। अगर कोई भी बंदा किसी भी वक्त इवन 4 मंथ से पहले भी अगर वो रिफंड लेना चाहे ड्यू टू एनी रीज़न, वो ले सकता है और उसको 100% रिफंड किया जाता है, कोई भी 1 रुपया भी डिडक्ट नहीं करते। सर अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी और दूसरी एजेंसीज हैं भरी पड़ी हैं रावलपिंडी में, क्या मेन फर्क है?
सर मेन फर्क जो हमारा है, हमारा कोई भी सब एजेंट नहीं है। हमने मिडिल मैन को खत्म किया है क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करते थे। जितना भी इस फील्ड की, ये एक बहुत बेहतरीन फील्ड है कि आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों के लिए आसानियां बांट रहे हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और वो दूसरे एंड पे वही लोग बाहर जाने के बाद रेमिटेंस भेजते हैं, जो अगेन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। तो ये इतना अच्छा और खूबसूरत और बेहतरीन बिजनेस होने के बावजूद इतना बदनाम उन लोगों की वजह से ही है जो मिडिल मैन है, जो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा डिफरेंस तो हमने यहीं पे क्रिएट किया कि हमने मिडिल मैन को ख़त्म किया। उसके लिए हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी आई स्टार्टिंग में भी, और उसके लिए हमें मतलब नॉर्मल एजेंसी से 10 गुना ज़्यादा सेटअप भी अफोर्ड करना पड़ा, रखना पड़ा। कि इस वक्त भी हमारा, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मतलब जितनी भी एजेंसीज हैं उनमें से सबसे बड़ा सेटअप, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉइज वो हमारे हैं। रीज़न उसकी यही है कि हम डायरेक्ट इंडिविजुअल को डील करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा स्टाफ की और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है एक एक बंदे को कोऑर्डिनेट करने के लिए। एक तो डिफरेंस ये है कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली पास ऑन होती है और सही पास ऑन होती है, जॉब के हवाले से, वहाँ के कंपनी के हवाले से। दूसरा, एक्सप्लॉइटेशन या मिडिल मैन नहीं है, तो इस वजह से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने पड़ते इंडिविजुअल को। लाइक हम सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा, जो कि मार्केट में बड़ा सबसे फेवरेट वीज़ा दुबई के लिए कंसिडर किया जाता है, यंग जनरेशन जो है वो सबसे फेवरेट वीज़ा उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड का है, क्योंकि एक्चुअली इट्स नॉट नेम एज अ सिक्योरिटी गार्ड बट इट्स अ कस्टमर केयर जॉब। तो कस्टमर केयर जॉब के होने के साथ इसकी पाकिस्तान में सैलरी भी ऑलमोस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ में कंसिडर करें तो 1 लाख प्लस में आ जाती है। तो इट्स अ मोस्ट फेवरेट, जो कि बाहर मार्केट में 5 से 6 लाख में एजेंसीज मतलब देती हैं, और हमारे यहाँ उसके चार्जेस जो हैं वो नॉर्मल इंक्लूडिंग टिकट और प्रोटेक्टर और इंश्योरेंस 170 है। तो दिस इज द बिग डिफरेंस। अच्छा सर, दुबई में जो है एक बहुत बड़ी नामी ग्रामी जो है सेमी गवर्नमेंट की कंपनी है ट्रांसगार्ड। आप बेसिकली ट्रांसगार्ड के वीज़े आपके पास आते हैं सर, क्योंकि ये वीज़ाज होते हैं कि आपको पेमेंट दे के रिसीव आपको होते हैं, आप खरीदते हैं या ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुँचते हैं? एक्चुअली जो पूरी दुनिया में एक रूल है, और यूएई में भी स्पेशली, वीज़ा की कॉस्ट कंपनीज जो हैं वो नहीं ले सकती। तो ट्रांसगार्ड भी ये है कि ट्रांसगार्ड जो है वो भी हमसे चार्ज नहीं करती, लेकिन उसके साथ कंडीशंस हैं कि अगर हमारे एम्प्लॉइज़ जो हम भेजते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, वो वहाँ जाके फेल हो जाएं, या वो मेडिकल अनफिट हो जाए, या वो खुद से ना करना चाहे किसी भी ड्यू टू एनी रीज़न, होम सिकनेस, फैमिली इश्यूज और कुछ भी, तो उस सूरत में हमें वो 6000 दिरहम जो है वो चार्ज करते हैं, ओनली इन दैट कंडीशन कि अगर हमारा भेजा हुआ एम्प्लॉय काम ना करे। अदरवाइज किसी किस्म के वो चार्जेस ना लेते हैं, ना हमें कुछ पे करते हैं, हम नॉर्मली उसको फ्री वीज़ा ही देते हैं। सर आखिर में बता दीजिए, 2 क्वेश्चन हैं। पहले तो ये बताएं सर, जो यहाँ से नौजवान जाते हैं, से टेस्ट क्लियर करके जाते हैं, तो वहाँ पे काम करें, ये नहीं कि 4-6 महीने के बाद शॉर्टकट लगाएं और ये सोच के जाएं कि 4-6 महीने में हमारी तकदीर बदल जाएगी। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ होता है या प्रॉपर मेहनत है जिंदगी? उमर ख़याम साहब, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम कोशिश भी करते हैं, और हमने ये भी एक डिफरेंस रखा हुआ है बाकी एजेंसीज की निस्बत कि हम इंडिविजुअल को भेजने से पहले उनका जो है वो एक बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, उनको ब्रीफिंग देते हैं ज़्यादा टाइम की। समटाइम गिव देम 5 डेज ट्रेनिंग, कुछ खास कैटेगरीज की, जितना ज़्यादा उनके पब्लिक के साथ मतलब इंटरेक्शन रहना है। तो मैं आप जवानों को यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, और वो जब बाहर जाते हैं, यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल है, आप उमर ख़याम है तो आप कोई भी गलत काम करेंगे तो वो उमर ख़याम गलत काम करेगा, उसके बाद कोई ज़्यादा बात जाएगी तो आपकी फैमिली मेम्बर्स तक जाएगी, घर तक जाएगी। लेकिन जब आप बाहर होते हैं तो आप सबसे पहले पाकिस्तानी होते हैं, तो आपका कोई भी कदम, एक आपकी एक निकाला हुआ मुंह से लफ्ज, आपका बिहेवियर, आपका काम, हर चीज़ के पीछे सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान का रिस्पेक्ट, पाकिस्तान का नाम स्टेक पे होता है। तो जब आप अच्छा करते हैं तो वो एक पाकिस्तानी की तरफ से अच्छा मैसेज आता है, लेकिन जब आप गलत करते हैं तो वो उमर ख़याम की तरफ से नहीं जाता, वो पाकिस्तान की तरफ से जाता है। तो फॉर गॉड सेक जो भी बाहर जाता है वो एक एम्बेसडर है, वो हमारे इस मुल्क का, वो पाकिस्तान का एम्बेसडर है। तो वो जो अच्छा काम करेगा तो अच्छा मैसेज जाएगा, वो गलत काम करेगा तो वो गलत मैसेज जाएगा। और हमारे साथ ये बात सेवरल टाइम एक्सपीरियंस हुआ है कि कुछ कंपनीज में दे डोंट वांट अस, रीजन कोई भी प्रीवियसली पाकिस्तानी गए, 2-4 लोग 10 लोग गए, उन्होंने नेगेटिविटी फैलाई, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, उनका काम अच्छा नहीं था, तो उसके बाद वो
कंपनी हमेशा के लिए बैन हो जाती है, माइंडसेट बन जाता है कि हमने पाकिस्तानी को नहीं लेना। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तानी जाता है और अच्छा काम करता है तो वहाँ पे एक नया ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है। 10 बंदे अच्छा काम करते हैं तो कंपनी कोशिश करती है कि 100 बंदों को और पाकिस्तान से ही लेके जाया जाए। तो अपने लिए ना सही, अपने मुल्क और अपने दूसरे भाइयों का ख्याल रखते हुए अच्छा बिहेव करें। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच।